नमस्कार। सुबह 7 बजे की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर पार्टी तय करेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा। मैं हमेशा चुनाव लड़ता रहूंगा। पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। संसदीय बोर्ड तय करता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो ये कल बड़ा बयान दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मतलब तस्वीर साफ कर दी गई कि अगली बार अभी जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल की शुरुआत में, उसमें चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। जहां से पार्टी तय करेगी वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल संसदीय बोर्ड तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है और इस बार यूपी की लड़ाई काफी दिलचस्प भी रहने वाली है, क्योंकि जो जमीनी हकीकत बता रही है, देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीएसपी का साइलेंट वोटर रहता है, तो चुनावों के बेहद नजदीकी पता चलेगा कि बीएसपी का पलड़ा कितना भारी है। बहरहाल चुनाव इस बारी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अब आप देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका की डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के नए सर्वे में मोदी एक बार फिर 70% के साथ पहले पायदान पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के 13 लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की है। सर्वे में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 12 दिग्गज राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। वो अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 70% है। इससे पहले सितंबर में भी डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी लोकप्रियता में पहले स्थान पर थे। यही नहीं, इस फर्म की तरफ से इस साल की शुरुआत में भी ऐसा ही एक सर्वे किया गया था और उसमें भी पीएम पहली पोजीशन पर ही थे। देवभूमि उत्तराखंड में आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तय समय पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुख्य द्वार को सील बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगले 6 महीने तक केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। अब आने वाले 6 महीनों तक भोले बाबा शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में ही भक्तों को दर्शन देंगे। इस साल 17 मई को सुबह 5 बजे पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की। पीएम ने करीब 18 मिनट तक मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने शिवलिंग की परिक्रमा की। कल पीएम ने आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनावी राज्यों के सभी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें 3 लोकसभा और 29 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद जीत और हार के कारण के बारे में पूछा गया है। जिन बिंदुओं पर कांग्रेस ने अपने सभी प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों से हार और जीत की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है, वो हैं उपचुनाव क्यों हुआ, उम्मीदवारों का चयन, चुनाव प्रचार और चुनाव रणनीति, चुनावी परिणाम पर गठबंधन का असर, चुनावी नतीजों का दूसरी विपक्षी पार्टियों पर असर, कांग्रेस के चुनावी परिणामों की समीक्षा, चुनावी नतीजों का उस राज्य की राजनीति पर असर, चुनावी नतीजों का अगर कोई और कारण हो तो। 30 अक्टूबर को 14 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, जिसके नतीजे 1 नवंबर को आए थे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आतंकी अशरफ अली से कई घंटे तक पूछताछ की। राकेश अस्थाना स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने खुद कई घंटे तक अशरफ अली से सवाल जवाब किए। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को स्पेशल सेल की टीम गुजरात लेकर गई थी, जहां 6 दिन तक अशरफ का नार्को टेस्ट करवाया गया। 3 नवंबर को अशरफ को गुजरात से दिल्ली वापस लाया गया। बताया गया है कि नार्को टेस्ट के दौरान आतंकी अशरफ से लगभग 70 से 75 सवाल पूछे गए, जिनमें ज्यादातर सवाल भारत और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में उसके रोल को लेकर किए गए। आतंकी अशरफ अली को पिछले महीने 11 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इस बार दिवाली में भारतीय बाजार ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दीपावली पर 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ, जिसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। CAIT ने दावा किया है कि इस तरह भारी खरीदारी की वजह से व्यापार की आर्थिक मंदी समाप्त हो चुकी है, जो पिछले 2 साल से जारी थी। दिवाली त्योहार में ज्यादातर पारंपरिक वस्तुओं जैसे मिट्टी के दीपक, मिट्टी के दियों की रंगीन सजावट, मोमबत्तियां और पेपर मार्च लैंप की मांग थी, जिसकी वजह से छोटे कुम्हारों, शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों को पर्याप्त व्यवसाय मिल सका। अन्य उत्पाद जो भारी मांग में थे, उनमें मिठाई, सूखे मेवे, जूते, घड़ियां, खिलौने, घर की सजावट के सामान और फैशन के कपड़े शामिल थे।
इस साल धनतेरस और दिवाली पर करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने के गहने और चांदी के बर्तन खरीदे गए। यही नहीं, इस बार त्योहार में लोगों ने ऑनलाइन भी जमकर शॉपिंग की, जिसकी बदौलत देश में 10 साल के कारोबार का रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाने में मदद मिली। और अब महज 1 मिनट में आप देखिए आपके अपने राज्य की खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज औरैया और इटावा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। योगी सबसे पहले औरैया जाएंगे, जहां वो 280 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड का इंतजाम किया गया है। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए MBBS की 100 सीटें भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 12 विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। औरैया से योगी दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से इटावा पुलिस लाइन के लिए रवाना होंगे, जहां वो प्रदेश के नवनिर्मित 6वें सेंट्रल जेल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो नुमाइश पंडाल में बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यही नहीं, अपने इटावा दौरे में सीएम योगी करीब 65 छोटी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की कई योजनाओं से जुड़े लगभग 100 लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस समेत 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को हटा लिया है। अब इन मामलों की जांच दिल्ली की एनसीबी टीम करेगी, जो आज मुंबई पहुंच रही है। ये टीम एनसीबी मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस संजय सिंह के नेतृत्व में काम करेगी। आज मुंबई पहुंचने के बाद ये टीम जांच का जिम्मा संभाल लेगी। वहीं एनसीबी की तरफ से इस मामले में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई एनसीबी में किसी भी अधिकारी को उनकी मौजूदा भूमिकाओं से हटाया नहीं गया है और जब तक कोई अगला आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक वो जरूरत के हिसाब से जांच में सहायता करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बाकी आरोपियों को 2 अक्टूबर की रात को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आर्यन को जेल भेज दिया गया था। 30 अक्टूबर को आर्यन खान जेल से जमानत पर बाहर आ चुका है। इस मामले में समीर वानखेड़े पर गवाह नंबर 1 प्रभाकर सेल ने वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की परेशानी बढ़ गई और उन्हें जांच का सामना करना पड़ रहा है। 100 करोड़ के वसूली कांड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईडी कोर्ट से देशमुख की आगे और रिमांड की मांग कर सकती है। सोमवार को ईडी ने करीब 12 घंटे चली पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। हालांकि बुधवार को इस केस में तब नया मोड़ आया जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वकील ने एक एफिडेविट फाइल की। इस एफिडेविट में परमबीर सिंह की ओर से बताया गया था कि उनके पास महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने ही गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था और इसकी वजह से उनकी कुर्सी चली गई थी। दूसरी तरफ वसूली कांड में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी भी आज खत्म हो रही है। सचिन वाजे को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में छठ पूजा पर लंबी चली सियासत के बाद केजरीवाल सरकार ने 10 नवंबर को छठ पर्व पर छुट्टी की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने एक चिट्ठी के जरिए आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में रहने वालों के लिए छठ पूजा की महत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार यानी 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने का फैसला लिया है। 8 नवंबर को नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 10 नवंबर को डूबते सूर्य को व्रतियों द्वारा अर्घ्य दिया जाएगा और 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ इस पर्व की समाप्ति होगी। कुछ दिनों पहले दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में छठ पूजा मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक यमुना नदी के किनारे छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट की पहचान करने और वहां पर घाट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही डीडीएमए के आदेश में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और लोगों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आरोप है कि पुलिस वालों ने जेडीयू नेता शोभा गुप्ता के बेटे मनीष गुप्ता की गाड़ी को रोका था, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर के साथ पुलिस वालों की काफी बहस भी हुई।
मनीष गुप्ता और उनकी मां भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने दोनों से बदसलूकी की, जिसके बाद वहां मौजूद उनके समर्थकों का पारा चढ़ गया और फिर बवाल काफी बढ़ गया। इस दौरान वहां पर लंबा जाम भी लग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और रास्ते को खुलवाया। ट्रैफिक के लेकर के कुछ बढ़िया हुआ है कि जाम तो लगा ही रहता है, ट्रैफिक के लिए बना रहा था उसी के। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच से समीर वानखेड़े के बाहर होने के बाद आज दिल्ली एनसीबी की एक टीम मुंबई पहुंच रही है। ये टीम आर्यन खान केस और 5 बाकी मामलों के साथ मुंबई जोन के 6 केस की जांच करेगी। इस टीम को एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशंस संजय सिंह हेड करेंगे। एनसीबी के साउथ वेस्टर्न डेप्यूटी डीजी मुथा अशोक जैन के मुताबिक हमारे जोन के कुल 6 केस की अब दिल्ली की एनसीबी टीम जांच करने वाली है, जिसमें आर्यन खान केस के साथ 5 और केस शामिल हैं। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इन्होंने साथ में ये भी बताया कि एक प्रशासनिक ये फैसला है। इधर समीर वानखेड़े ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मुझे जांच से हटाया नहीं गया। कोर्ट में मेरी रिट याचिका थी कि केस की जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए, इसीलिए आर्यन खान केस और समीर खान केस की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। ये दिल्ली और मुंबई की एनसीबी टीमों के बीच एक समन्वय है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े ने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया है। संजय सिंह कौन है जो नेतृत्व करेंगे अब इन 6 मामलों का, ये हम आपको बता रहे हैं। कई टास्क फोर्स का पहले भी नेतृत्व ये कर चुके हैं। भुवनेश्वर के कमिश्नर भी रहे हैं और दिशा के एडिशनल डीजी भी रहे हैं। समीर वानखेड़े ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में क्या कहा, सुनते हैं। ये जो केसेस हैं ये सारे मतलब आर्यन और टोटल कितने केसेस हैं सर? आर्यन खान केस, समीर खान केस, अनुज केशवानी, अपना करण सजनानी केस, ये जो गांजा 194 केजी गांजा वंजा है। जी जी। दिस केस इज बीन मॉनिटर्ड बाय वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली, संजय सिंह सर। आई एम स्टिल द जोनल डायरेक्टर एंड आई वाज नेवर द आई ऑफ द केस जो मेरे से छीनवीन लिया गया। अच्छा आई एम जस्ट अ जोनल डायरेक्टर मुंबई, विच जो हमारे जोन में केस बुक हुआ था तो आई एम द सुपरवाइजरी ऑफिसर। अभी यहाँ पर अभी द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली। सेम मेरा जो पहले योगदान था अभी भी योगदान रहेगा। क्या मीडिया चला रही है, डोंट अंडरस्टैंड। ओके सर, तो इसकी डिमांड तो सर आपने भी किया था ना एक बार की? रिट पिटिशन एट फाइल एनी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी शुड आइदर एनआईए, सीबीआई और एनी सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट द केस। ओके सर, ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू सर। वहीं 100 करोड़ के वसूली कांड में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज फिर से अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट से देशमुख की आगे और रिमांड की मांग कर सकती है। इससे पहले कोर्ट ने 6 नवंबर तक देशमुख को ईडी की रिमांड पर भेजा था। सोमवार को ईडी ने करीब 12 घंटे चली पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। अब आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड इनकी खत्म हो रही है अनिल देशमुख की, और फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कोर्ट से इनके रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट की गतिविधियों पर भी नजर टिकी हुई है। कोर्ट में कार्यवाही में क्या निकलकर सामने आएगा, फिलहाल ये बड़ी खबर है। पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, जिनकी आज रिमांड खत्म हो रही है। तो आज कोर्ट में जब पेशी होगी, क्या कोर्ट रिमांड आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं वसूली कांड के एक और किरदार सचिन वाजे की कस्टडी भी आज खत्म होने जा रही है। सचिन वाजे को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले मुंबई क्राइम ब्रांच को एस्प्लेनेड कोर्ट से वाजे की 6 नवंबर तक रिमांड मिली थी। क्राइम ब्रांच ने अदालत से वाजे को 10 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की थी। सचिन वाजे जो सस्पेंड कर दिए गए थे, कई गंभीर आरोप सचिन वाजे पर लगे थे। कई तस्वीरें भी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। 6 नवंबर तक रिमांड पर सचिन वाजे था। अब आज 6 नवंबर ही है, इनकी भी रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में आज पेशी भी होनी है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना की नई लहर को लेकर आगाह किया है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि 53 देशों में कोरोना की नई लहर आ सकती है। WHO की माने तो वैक्सीनेशन के बाद भी यूरोप महामारी का केंद्र बना हुआ है। WHO के आला अधिकारियों के मुताबिक यूरोप में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है, यूरोप और मध्य एशिया के 53 देश आने वाले हफ्तों में कोरोना वायरस महामारी के नए खतरे का सामना कर सकते हैं।
यूरोप और मध्य एशिया में कोरोना की वजह से 1 फरवरी से पहले लगभग 5 लाख मौतें होने की आशंका जाहिर की गई है। संगठन ने इन देशों में महामारी की एक और लहर के खतरे को लेकर सतर्क किया है। 5 लाख और मौतें हो सकती हैं। यूरोप मध्य एशिया में इस बाबत आशंका जताई गई है। ये कहना कि सेकेंड वेव आएगा, अभी ऑलरेडी एक वेव आ चुका है एशिया में, और वह जो है धीरे धीरे जो है अभी तो अपवर्ड ट्रेंड ही दिख रहा है। अभी देखिए तो रशिया का भी अपवर्ड ट्रेंड है, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भी अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। वो 40,000 पर डे केसेस हो रहे हैं, कभी भी नहीं हुए, लगभग उसके आधे केसेस नहीं हो रहे थे। डेथ भी जो है उन्होंने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो अभी कुछ दिनों तक यही ट्रेंड चलेगा, बट जहाँ तक फरवरी तक आते आते जो है देख के ये लग रहा है कि 1 महीने बाद से जो है यहाँ भी डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन अगर इतनी तेज़ी से जब फैलता है तो उतनी ही तेज़ी से डिक्लाइन होता है। धीरे धीरे ससेप्टेबल पॉपुलेशन पूल खत्म होता जाता है, और जब ससेप्टेबल पॉपुलेशन पूल छोटा होता जाएगा तो इन्फेक्शन अपने आप कम होता जाता है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। अब मामले में सियासी रंग भी मामले ने ले लिया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोपी अधिकारियों और लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने नए सिरे से शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है। इस बीच नीतीश सरकार के पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम लोग कहां और कितने लोगों के पास पुलिस रखेंगे, ये जिम्मेदारी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने जिनके घर के लोग शराब पीते हैं। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बिहार में गड़बड़ चीज पीकर 21 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार चुप है। बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। गड़बड़ चीज पीकर दीपावली पर 21 घरों के चिराग बुझ गए, और नीतीश कुमार की पुलिस को पता भी नहीं चला कि गांव तक गड़बड़ चीज पहुंची कैसे। शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को गड़बड़ चीज दिखती है, उससे होने वाली मौत पर मजाकिया लिहाज में वो जवाब दे जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने सिस्टम में गड़बड़ी नहीं दिख रही है, जिससे गुजरते हुए गड़बड़ चीज लोगों तक पहुंच रही है। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार, उनके नेता मंत्री उनसे 2 कदम आगे हैं। देखिए, सुबह में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जहरीली शराब के आड़ में बहुत बड़े एक साजिश दिखाई दे रही है। वो साजिश क्या है कि पीने वाले गरीब तबके के लोग होते हैं, किसी जाति धर्म मजहब के हो वो गरीब होता है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं। बिहार के नेताओं से, इन मंत्रियों से काम की बात करना बेईमानी है, लेकिन इन्हें राजनीति करनी बहुत अच्छे से आती है। 21 लोगों की मौत हो गई है और ये कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। दूसरे कह रहे हैं लोगों की ही गलती है। अपनी गलती मानने को ये राजी ही नहीं है। विडंबना ही है कि जिस राज्य में साल 2016 में पूर्ण शराब बंदी लागू कर दी गई थी, वहां शराब पीने की वजह से लोगों की जान जा रही है, और इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन नेताओं पर है वो कह रहे हैं कि यह साजिश है। मद्य निषेध मंत्री कह रहे हैं कि लोगों की गलती है। कार्रवाई तो सर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से बिहार में कहां से इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहां से शराब आ रहे हैं या बनाया जा रहा है शराब गांव के अंदर, तो इसको लेकर क्यों नहीं गंभीरता बरती जा रही है स्थानीय थाना के स्तर पे? देखिए, इसमें ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें डिमांड सप्लाई की बात है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान में लोगों की भी गलती है कि जो इस तरह के कुछ लोग जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, जबकि कानूनन ये अपराध है। सरकार में बैठे इन बुद्धिजीवियों को लोगों की मौत नहीं दिख रही है, अपनी गलती नहीं नजर आ रही है, सिस्टम में लूप होल का पता नहीं चल रहा, बस दिख रही है तो राजनीति। अब जीतन राम मांझी की पार्टी
हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का यह पूरा बयान सुनिए। देखिए, सूबे में घटित जहरीली शराब कांड अपोजिशन की एक साजिश का परिणाम है। जिस तरीके से उपचुनाव में अपोजिशन का बुरा हाल हुआ, उससे बाद सरकार की किरकिरी कराने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है कि जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको सरकार जल्द ही बेनकाब करेगी और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अगर गरीबों को मारिएगा तो हम उसका पूरा बदला लेंगे। हम न्यायिक व्यवस्था के साथ चलने वाले लोग हैं। दानिश जी कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। सवाल तो इनसे यह है कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही कार्रवाई गोपालगंज और बेतिया में शराब पहुंचने से पहले क्यों नहीं की गई? जब शराब बेची जा रही थी तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 21 लोगों की जान जाने के बाद आपको कार्रवाई की बात क्यों याद आ रही है? इक्कीस लोगों की मौत हुई है तो सवाल कई उठते हैं। विपक्ष भी पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से हुई मौत पर नीतीश का यही वीडियो ट्वीट कर उनसे सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। अगर आप देखें तो बीते कुछ महीनों में तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई है और इन्हें में एक आंकड़े में मृत्यु कह देना उचित नहीं होगा। एक हत्या है, एक सिंडिकेट द्वारा प्रायोजित हत्या है। वो सिंडिकेट गांव की गलियों से लेकर के पटना के सत्ता शीर्ष तक पहुंचता है। शराब के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि इसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। साल 2021 में जहरीली शराब पीने की वजह से 90 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। जुलाई 2021 में पश्चिमी चंपारण में 15 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में नवादा में 10 लोगों की जान चली गई। फरवरी 2021 में मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की जान गई। ये मौत के आंकड़े वो हैं जो रिपोर्ट किए गए। असल मौत का आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। जनता की भी जिम्मेदारी है कि शराब पीना और शराब की बिक्री को रोकने में सरकार का साथ दे। लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री ही कहेंगे कि पियोगे तो मरोगे ही, तो ऐसे में बिहार का क्या हाल होने वाला है ये कहा नहीं जा सकता। साकेत कुमार, पटना, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ ही बुलेटिन में रुकना एक ब्रेक के लिए। लौट में जल्द आप रहिए हमारे साथ।